ये देखो, रूरल आयरलैंड बिल्कुल वीरान, हवा से उजाड़, एक टूटी फूटी हवेली अकेली खड़ी है, बिल्कुल अकेली, जिसे सब भूल गए। इसके खंडहरों में एक खोज, एक पांडुलिपि, एक डायरी, इसके पन्ने पीले नाजुक, इसके शब्द एक भूतिया कहानी, एक अनजान आदमी की आखिरी निशानी। ये डायरी एक किस्सा सुनाती है, पागलपन में डूबना या किसी और दुनिया की झलक, ये आपको तय करना है। पांडुलिपि अधूरी है, कहानी टुकड़ों में, लेकिन डर सच। कहानी टूटी हुई है, उलटी सीधी। पढ़ने वाला कहानी को जोड़ता है जैसे कोई पहेली जिसमें कुछ टुकड़े गायब हैं। कहानी सुनाने वाला ही हमारा रास्ता दिखाता है, लेकिन क्या वो सही है? उसका दिमाग ठीक है? कहना मुश्किल है। असलियत से उसका नाता कमजोर है। वो अनहोनी बातें बताता है, भयानक सपने जैसा, दूसरी दुनिया के जीवों से मुलाकात। डायरी में लिखी बातें बेतरतीब हैं, इधर उधर की, डर और अचंभे से भरी। कहानी सुनाने वाले का दिमाग और भी खराब होता जाता है, उसकी बातें और बेचैन और पागलपन वाली हो जाती हैं। पढ़ने वाले को सोचना पड़ता है, क्या ये पागल है या कोई पैगंबर? कहानी में हर जगह कॉस्मिक हॉरर है। प्रोटैगनिस्ट को विजन्स आते हैं, अनंत स्पेस के, यूनिमैजिनेबल बीइंग्स के, कॉस्मिक वॉइड्स के विजन्स। टाइम फ्लूइड हो जाता है, उसे दूर के पास्ट और फ्यूचर में धकेल दिया जाता है। वो स्टार्स का बर्थ और डेथ देखता है। स्वाइन थिंग्स एक रिकरिंग नाइटमेयर है, दूसरे डिमेंशन के क्रीचर्स, ग्रोटेस्क और टेरिफाइंग। ये प्रोटैगनिस्ट के जागते हुए और सपनों में भी उसे हॉन्ट करते हैं। ये यूनिवर्स के कॉस्मिक इंडिफरेंस के सिंबल हैं। प्रोटैगनिस्ट का कॉस्मिक क्रीचर्स के साथ इनकाउंटर ऑ इंस्पायरिंग नहीं, बल्कि टेरिफाइंग है। ये उसकी सैनिटी छीन लेते हैं, उसे एक खोखला इंसान बना देते हैं। घर बस एक जगह नहीं है, ये एक किरदार है, एक जीता जागता प्राणी। इसकी बनावट बदलती रहती है, कमरे गायब हो जाते हैं, दीवारें हिलती हैं। ये घर कहानी के पीछे का दृश्य नहीं, बल्कि एक सक्रिय भागीदार है जो अपनी दीवारों के भीतर होने वाली घटनाओं को प्रभावित करता है। चूं चूं करती फर्श और फुसफुसाती दीवारें मानो अपनी जिंदगी जी रही हैं, जैसे कि वे किरदारों की मौजूदगी के बारे में जानते हैं और उनकी हरकत पर प्रतिक्रिया कर रहे हैं। घर का भयानक माहौल बेचैनी पैदा करता है, जिससे साफ पता चलता है कि यह कोई आम घर नहीं है। यह घर एक भूल भुलैया है। इसके गलियारे घुमावदार हैं, जो कहीं नहीं और हर जगह ले जाते हैं। इसका नक्शा भ्रमित करने वाला है, जो अंदर आने वाले किसी भी व्यक्ति को भटकाने के लिए बनाया गया है। हर गलियारा अंतहीन लगता है, जिसमें दरवाजे अनपेक्षित जगहों पर या कभी कभी कहीं नहीं ले जाते। टिमटिमाती रोशनी भटकाव की भावना को बढ़ाती है, लंबी भयानक परछाई बनाती है जो अपने आप चलती हुई प्रतीत होती है। ये ऐसा है जैसे घर खुद एक खेल खेल रहा है, किरदारों की समझदारी की सीमाओं का परीक्षण कर रहा है, फंसाने और सताने के लिए डिजाइन किया गया। यह घर सिर्फ एक भौतिक भूल भुलैया नहीं, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक भूल भुलैया भी है। यह अंदर आने वालों के डर और असुरक्षा का शिकार करता है, उनकी चिंताओं को बढ़ाता है और उन्हें पागलपन के कगार पर धकेल देता है। अपने आप बंद होने वाले दरवाजे केवल हवा का खेल नहीं है, बल्कि घर द्वारा अपने निवासियों को अलग थलग करने और सीमित करने का एक जानबूझकर किया गया कार्य है। फंसने का एहसास साफ है, जैसे कि दीवारें खुद ही बंद हो रही हैं, बचने की किसी भी उम्मीद का दम घोंट रही हैं। घर नायक की मानसिक स्थिति को दर्शाता है। जैसे जैसे नायक का दिमाग खराब होता है, वैसे वैसे घर भी। कभी भव्य और प्रभावशाली संरचना उसकी आंतरिक उथल पुथल का विकृत प्रतिबिंब बन जाती है। घर में लगे दर्पण केवल शारीरिक रूप को ही नहीं, बल्कि उन लोगों के टूटे हुए मानस को भी दर्शाते हैं जो उनमें देखते हैं। हर प्रतिबिंब विकृत है, नायक की बिगड़ती मानसिक स्थिति की एक भयावह याद दिलाता है। घर और नायक का आपस में गहरा संबंध है। हर कोई एक दूसरे के पागलपन में उतरने का कारण बन रहा है। जैसे जैसे वह पागलपन में उतरता है, घर सड़ता जाता है। यह और अधिक अराजक हो जाता है और खतरनाक। कभी मजबूत दीवारें अब टूट रही हैं और जो कमरे कभी व्यवस्थित थे अब अव्यवस्थित हैं। घर का भौतिक क्षय नायक के मानसिक पतन को दर्शाता है। प्लास्टर की हर दरार उसकी बढ़ती अस्थिरता का प्रमाण है। टूटी हुई खिड़कियां और उल्टा फर्नीचर केवल उपेक्षा के संकेत नहीं है, बल्कि घर और नायक दोनों के दिमाग में राज करने वाली अराजकता के प्रतीक है। घर उसके बिखरे हुए मानस का प्रतिबिंब है। कांच का हर टूटा हुआ टुकड़ा, दीवार की हर दरार नायक के टूटे हुए दिमाग का प्रकटीकरण है।
घर केवल उसकी मानसिक स्थिति को दर्शाता ही नहीं है, यह इसे बढ़ाता है, उसके अंदर के राक्षसों को शारीरिक भयावहता में बदल देता है। बिखरा हुआ मलबा और टूटे हुए दर्पण केवल एक भव्य घर के अवशेष नहीं है, बल्कि एक ऐसे दिमाग के प्रतीक हैं जिसे उसकी सीमाओं से परे धकेल दिया गया है। घर और नायक एक ही हैं, हर कोई एक दूसरे की पीड़ा का प्रतिबिंब है। द हाउस ऑन द बॉर्डरलैंड का घर बाद के साहित्य में प्रेतबाधित घरों का अग्रदूत है। इसका प्रभाव हॉरर शैली में आने वाली गॉथिक हवेली और भयानक संपदाओं में देखा जा सकता है। ऊंची ऊंची लताएं और टूटी हुई खिड़कियां केवल उपेक्षा के संकेत नहीं है, बल्कि घर की दुष्ट उपस्थिति के प्रतीक है। यह घर केवल एक जगह नहीं, बल्कि अपने आप में एक किरदार है, एक जीवित इकाई जो कहानी को आकार देती है और पात्रों के कार्यों को प्रभावित करती है। इसकी विरासत इसके बाद आने वाले प्रेतबाधित घरों में देखी जा सकती है। हर एक मूल को श्रद्धांजलि है। हाउस ऑफ लीव्स में इसकी स्थानांतरण वास्तुकला की गूंज महसूस की जा सकती है। भटका देने वाली घुमावदार सीढ़ियां और घुमावदार गलियारे केवल स्थापत्य विशेषताएं नहीं हैं, बल्कि पात्रों के मनोवैज्ञानिक संघर्षों के प्रतीक हैं। हाउस ऑफ लीव्स का घर द हाउस ऑन द बॉर्डरलैंड के घर का प्रत्यक्ष वंशज है। हर एक भ्रामक संरचना है जिसे भ्रमित करने और डराने के लिए डिजाइन किया गया है। स्थानांतरण वास्तुकला केवल एक शारीरिक चुनौती नहीं है, बल्कि एक मानसिक चुनौती है जो पात्रों को उनकी सीमाओं और उससे आगे तक धकेलती है। इसकी दुष्ट उपस्थिति लवक्राफ्ट के द ड्रीम्स इन द विच हाउस की भयावहता को दर्शाती है। अंधेरे भयानक कमरे और भयावह अटारी केवल जगहें नहीं हैं, बल्कि अपने आप में किरदार हैं। हर एक घर की दुष्ट इच्छा का प्रकटीकरण है। पूर्वाभास देने वाली परछाई और धूल भरा फर्नीचर केवल उपेक्षा के संकेत नहीं है, बल्कि घर के काले इतिहास के प्रतीक है। घर केवल सामने आने वाली भयावहता की पृष्ठभूमि नहीं है, बल्कि एक सक्रिय भागीदार है जो कहानी को आकार देता है और पात्रों के कार्यों को प्रभावित करता है। इसकी विरासत इसके बाद आने वाले प्रेतबाधित घरों में देखी जा सकती है। हर एक मूल को श्रद्धांजलि है। सेक्शन 5 A Legacy of Cosmic Dread। हॉडसन का लवक्राफ्ट पे असर साफ दिखता है। लवक्राफ्ट ने खुद माना था कि हॉडसन के काम ने उनके लिखने के तरीके को बदला। डरावना माहौल, आने वाले खतरे का एहसास और अनजाने की खोज, ये सब दोनों लेखकों की कहानियों में मिलते हैं। दोनों लेखकों ने कॉस्मिक हॉरर के विषयों को एक्सप्लोर किया। उन्होंने इस विचार पर गौर किया कि ब्रह्मांड बहुत बड़ा, बेपरवाह और अक्सर इंसानों के लिए खतरनाक है। उनकी कहानियां पुराने, अनजाने जीवों और ताकतों से भरी हैं जो इंसानी समझ से परे हैं। उन्होंने विशाल ब्रह्मांड के सामने मानवता की तुच्छता पर जोर दिया। यह कॉस्मिक हॉरर का मुख्य विषय है, जहां नायक अक्सर अपने नियंत्रण या समझ से बाहर की ताकतों के रहमोक्रम पर होते हैं। हमारी समझ से परे जो दहशत है, वो बार बार आने वाला मोटिफ है। हॉडसन की द हाउस ऑन द बॉर्डरलैंड में नायक अजीबोगरीब और भयानक घटनाओं का सामना करता है जो उसकी मानसिक स्थिति और वास्तविकता की धारणा को चुनौती देती है। द हाउस ऑन द बॉर्डरलैंड ने कॉस्मिक हॉरर की जॉनर को आकार देने में मदद की। अलौकिक तत्वों और अस्तित्वगत भय के इसके मिश्रण ने इस जॉनर में भविष्य के कार्यों के लिए एक मिसाल कायम की। इसके अलगाव, पागलपन और ब्रह्मांड की उदासीनता के विषयों को अनगिनत लेखकों के कार्यों में दोहराया जाए। लवक्राफ्ट से लेकर लिगोटी तक, किंग से लेकर वैंडरमीर तक, इन सभी लेखकों ने हॉडसन के नोवागामी काम से प्रेरणा ली है। हॉडसन का काम आज के पाठकों को भी प्रभावित करता है। इसके विषय कालातीत हैं, इसकी हॉरर्स यूनिवर्सल हैं। अनजान का डर और विवेक की नाजुकता ऐसी अवधारणाएं हैं जो आज की दुनिया में भी प्रासंगिक हैं। अनजान का डर, विवेक की नाजुकता, ये ऐसे डर हैं जो समय और संस्कृति से परे हैं, जिससे हॉडसन का काम आज भी उतना ही प्रभावशाली है जितना कि यह पहली बार प्रकाशित होने पर था। ब्रह्मांड की विशालता और उदासीनता, ये कॉस्मिक ड्रेड की विरासत है जो हॉडसन ने पीछे छोड़ी है। एक ऐसी विरासत जो पाठकों और लेखकों को समान रूप से प्रेरित और भयभीत करती रहती है। सेक्शन 6 डिकेइंग माइंड, क्रम्बलिंग वॉल्स। हीरो का दिमाग भी घर की तरह ही तुत रहा है। फ्लोरबोर्ड्स की हर आवाज, दीवारों की हर दरार उसके बिगटे दिमागी हाल को दिखा रही है। घर जो कभी एक सुरक्षित जगह थी, अब एक जेल बन गई है, यूं अपनी तुताटी दीवारों में कैद करके। जैसे जैसे घर टूट रहा है, वैसे वैसे उसका दिमाग भी।
उतारते हुए पेंट और सटी हुई लगदी सिर्फ लापरवाही की निशानियां नहीं हैं, बल्कि उसके खुद के लापरवाही की भी। वो अब अपने आसपास के टुटाटे घर और अपने अंदर के टुटाटे दिमाग में अंतर नहीं कर सकता। असलियत और भरम के बीच की लकीर धुंधली हो जाती है। शीशे में उसका अक्स बिगड़ा हुआ है, बिल्कुल उसकी दुनिया की सोच की तारा। वो वहां परचैयां देखता है जहां कोई नहीं है, खामोशी में फुसाफुसी सुनता है और दीवारों को अपने ऊपर गिरता हुआ महसूस करता है। वो खुद के बनाए हुए भूल भुलैया में खो जाता है। घर के रास्ते घूमते हैं, बिल्कुल उसके दिमाग की तरह। हर कदम यूज और कंफ्यूजन और निराशा में ले जाता है। कोई रास्ता नजर नहीं आता। घर उसके टूटे हुए दिमाग का प्रतीक है। टूटी हुई खिड़कियां उस कठोर सच्चाई को अंदर आने देती हैं जिसे वो बंद करना चाहता है। वो अंधेरे में बैठा है, रोशनी ढूंढने में असमर्थ, चाहे वो असली हो या मेटाफोरिकली। हिलती हुई दीवारें उसकी बिखरी हुई यादों को दर्शाती हैं। झिलमिलाती रोशनियां उसके साफ पलों की तरह हैं जो आते और जाते हैं, यूज फिर से अंधेरे में छोड़कर। घर के स्ट्रक्चर में हर बदलाव उसके अपने दिमाग में बदलाव है, अनस्टेबल और अनप्रेडिक्टेबल। इसके अंधेरे कोने उसके छिपे हुए दार। घर के कोनों में परचैयां वो दर हैं जो उसने अपने अंदर दबा लिए हैं। उसकी आंखें दर्द से भरी उसके अंदर के तूफान को दिखाती हैं। ये घर उसके अंदर के तूफान का रूप है। बाहर का उगा हुआ बाग उन विचारों की तरह है जो उसके दिमाग में बंध गए हैं। वो टूटे हुए कमरे में खड़ा है, अपने भूत और अपने भविष्य की अनिश्चितता से परेशान। घर और आदमी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के टूटने से पड़ रहे हैं। जब तक कुछ नहीं बचता सिवाय बर्बादी के, चाहे वो फिजिकल हो या मेंटल। घर का आखिरी गिरना उसके दिमाग का आखिरी गिरना है, सिर्फ खाली और वीरन छोड़कर। सेक्शन 7 एकोज ऑन ऑफ हॉडसन। हॉडसन का असर बहुत सारे हॉरर के कामों में देखा जा सकता है। उनके कॉस्मिक ड्रेड के थीम्स, उनका अनरिलायबल नरेटर्स का इस्तेमाल, उनका अनसेटलिंग एटमॉस्फेयर बनाना, इन सब ने इस जॉनर पर अपनी छाप छोड़ी है। उनका काम नई पीढ़ी के राइटर्स को इंसानी दिमाग के सबसे डार्क कॉर्नर्स एक्सप्लोर करने के लिए इंस्पायर करता रहता है और उन हॉरर्स का सामना करने के लिए जो हमारी समझ से परे हैं। भाग 8 एक हमेशा का डर। द हाउस ऑन द बॉर्डरलैंड एक डर की कहानी है जो हमेशा याद रहेगी। इसमें अकेलापन, पागलपन और ब्रह्मांड की बेरुखी जैसे विषय आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने एक सदी पहले थे। ये उपन्यास हमें याद दिलाता है कि इस ब्रह्मांड में ऐसी शक्तियां हैं जो हमारी समझ से परे हैं, ऐसी शक्तियां जो हमें पल भर में कुचल सकती हैं। और कभी कभी सबसे बड़ा डर अनजान चीजों में नहीं, बल्कि अपनी तुच्छता का एहसास होने में होता है। भाग 9 द डाइंग लाइट। पाठक के मन में पांडुलिपि के आखिरी शब्द गूंजते हैं। पागलपन में उतरने का एक भयानक शिलालेख, ब्रह्मांड के अंतिम भाग्य की एक झलक। सूरज मर रहा था और धरती मर चुकी थी। यह पंक्ति शाब्दिक और लाक्षणिक दोनों है। यह सभी चीजों के अंत की बात करता है, ब्रह्मांड की अपरिहार्य ऊष्मा मृत्यु, लेकिन यह आशा की मृत्यु की भी बात करता है, तर्क के प्रकाश का बुझना, अंधेरे और निराशा की विजय।